गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th का विषय रसायन अध्याय 3 वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो वैद्युत रसायन में हम मूलक चालकता, आणविक चालकता पढ़ चुके थे। इसके बाद अपना आ गया था कोरोश का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो कोरोश का नियम आपको दोबारा से बताया जा रहा है कि कोरोश का नियम है क्या। तो कोरोश का नियम है कि जब वैद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता जो होती है या अनंत तनता पर, इस पर अनंत तनता पर जो आणविक चालकता होती है दो मानों का योग होती है। अनंत तनता पर मूलक चालकता दो मानों का योग होती है। एक मान धनायन का तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। यही कोरोश का नियम है। कोरोश का नियम को लिखने के लिए हमारे लिए अनंत तनता पर मूलक चालकता इस प्रकार दो मानों का योग होती है। एक मान धनायन का, एक मान ऋणायन का। तो हम पहले अनंत तनता पर जो मूलक चालकता है दो मानों का योग को बताएंगे कि दो मानों का योग है। तो इन दो मानों के योग में हम दोनों मानों पर अनंत तनता पर जो मूलक चालकता बता रहे थे, तो मूलक चालकताओं में हम दोनों को चेंज कर देंगे। दोनों में चेंज करके एक में आप कुछ भी लिख लीजिए, ये एक में सी, क्योंकि दो मूलक चालकताओं का योग होती है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, दो मान बन जाएंगे। तो अनंत तनता पर मूलक चालकता दो मानों का योग होती है। एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। एक कोरोश का नियम। अब इसके अनुप्रयोग कम से कम कंपलसरी है अपन के 3 अनुप्रयोग। तो हमें 3 अनुप्रयोग जरूर पढ़ना है। तो 3 में से अपन कम से कम 2 तो पढ़ ही लेंगे, ताकि 2 अनुप्रयोग तो जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की आयनन की गणना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की गणना के लिए क्या बोलते हैं कि देखो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, कोई से भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा उसकी आणविक चालकता में सीधा संबंध है। तो अनंत तनता पर जो दुर्बल अनंत तनता पर जो वैद्युत अपघट्ट की चालकता है वो कितनी होती है? 1 होती है। अधिकतम मतलब अधिकतम 1 होती है। तो क्योंकि इसकी अवस्था में हम बोलते हैं कि पूर्ण रूप से विलय माना जाता है कि पूर्ण रूप से आयनित हो गया। तो हम सीधी सी डेफिनेशन बोलते हैं कि अनंत तनता पर जो आणविक चालकता होती है अनंत तनता पर आयनन की मात्रा, किसकी मात्रा? अनंत तनता पर आयनन की मात्रा, अवायनन की मात्रा को हम अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अनंत तनता पर आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा, ठीक है ना। स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा अल्फा भी तनता पर, किस पर? भी तनता पर आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि अपन सीधा सूत्र के हिसाब से जल्दी डेफिनेशन हो जाएगी यार। आप सबसे पहले लिखेंगे मूलक चालकता काय पर? भी तनता पर। तो भी तनता ऊपर लिख दिया, बटे अपन इसके नीचे लिखते हैं कि अनंत तनता पर मूलक चालकता, अनंत तनता पर अनंत तनता का निशान होगा। तो इसके आधार पर डेफिनेशन सरल होती है कि अनंत तनता पर आयनन की मात्रा अल्फा। ये बोल रहे कि अनंत तनता पर आयनन की मात्रा अल्फा भी तनता पर मूलक चालकता, भी तनता पर मूलक चालकता, ठीक है ना। किसके? आणविक चालकता, अनंत तनता पर आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होती है। तो अपन अनुपात के बराबर होती है कौन? तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा अल्फा भी तनता पर आणविक चालकता तथा अनंत तनता पर भी चालकता पर आणविक चालकता और अनंत तनता पर आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होती है। पहला कोरोश के नियम का अनुप्रयोग है। सॉरी। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा वाला, जिसको बोलते हैं अल्प विलय लवण की विलयता की गणना करना। तो अल्प विलय विलयता की गणना कैसे की जाती है? तो कोरोश के नियम की सहायता से हम विलय जो अल्प विलय हैं लवण जैसे सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट या लेड सल्फेट आदि इत्यादि विलयता की गणना की जा सकती है। ये लवण जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। ये लवण जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो इनकी बहुत ही कम मात्रा पानी में घुलती है, यानी कि विलायकों में घुलती है, और बहुत सा लवण शेष बचा रहता है। तो विलयन संतृप्त होते हुए भी तनु माना जाता है कि संतृप्त तो विलयन उसके लिए तो संतृप्त हो गया, लेकिन कोई और पदार्थ जाएगा तो उस पदार्थ के लिए विलयन
संतृप्त होती हुई भी तनु होता है। चूंकि अल्प विलेय लवण है इसलिए विलयन संतृप्त होती हुई भी कैसा हो गया, तनु हो गया। तो इसमें पूर्ण रूप से अपन जो पदार्थ बोला है इसमें लवण जो पूर्ण रूप से आनित अवस्था में माना जाएगा। तो इस विलयन की जो चालकता होती है, इस विलयन की जो चालकता होती है अनंत अंतर पर आणविक चालकता के बराबर होती है। तो मतलब आणविक चालकता अपन किसी एक को लिख सकते हैं कि डेल्टा एम, अपन बोलेंगे लैम्डा एम, लैम्डा एम बराबर अपन बोल सकते हैं अनंत अंतरता पर भीतरता पर कोई भी मतलब सॉरी अनंत अंतरता पर मूलक चालकता किसके भीतरता के लिए, ठीक है ना। सॉरी विलयन की जो आणविक चालकता है अनंत अंतरता पर, विलयन की आणविक चालकता, विलयन की आणविक चालकता किस पर, अनंत तन्यता पर आणविक चालकता के बराबर होती है। तो अपन सीधा इधर की लिख देंगे कि अनंत तन्यता पर आणविक चालकता इसके मूलक चालकता के बराबर होती है। इसी प्रकार और उसके अनुप्रयोग नंबर 3, तो तीसरा अनुप्रयोग है जल का आयनन, यानी कि जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। तो देखो जल का वियोजन निम्न प्रकार से हो सकता है, पर मान है तो वैसे जल का वियोजन होता नहीं, तो इसके लिए निम्न के समीकरण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे H2O, इसका आयनन घनत्व हमने किया है, हाइड्रोजन का धनायन बनेगा प्लस OH का ऋणायन बनेगा। इस प्रकार आयनन माना जाता है। वैसे कहा जाता है कि जो जल है जल का आयनन बहुत कम होता है, क्योंकि इसलिए वियोजित जल की मात्रा लगभग हम बराबर मान लेते हैं लगभग। तो इसमें हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाते हैं। जो सक्रिय द्रव्यमान का नियम है तो अपन सीधे लिख देंगे कि K बराबर उत्पाद बटे अभिकारक में आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का धनायन और OH का ऋणायन अपॉन H2O। सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाने पर ये नियम ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन क्या बोल दिया है कि जल का आयनन बहुत ही कम होता है, इसलिए अवियोजित जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है। जो वियोजित हो गया जल इसकी मात्रा लगभग स्थिर रहती है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि इनके बराबर अपन H2O का कैची गुणा करके देखें तो H2O है ना, तो इसका सीधा बोल सकते हैं कि इसको अपन लिख सकते हैं कि एक नियतांक है। इस प्रकार तीसरा पॉइंट भी आपका खत्म होगा और उसके नियम के अनुप्रयोग का। तो अब अपन इसके बाद आता है गैल्वेनिक सेल, यानी कि गैलिलियो सेल का इसके आधार पर उदाहरण लेंगे। गैल्वेनिक सेल कैसे कौन से सेल कहलाते हैं, तो गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। एक मतलब एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब एक ऐसी युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सब इनमें जो अपक्रियाँ होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रियाओं पर आधारित होती हैं। इसकी खोज जो अलेक्जेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे इनने की थी। इनमें लुइस गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक भी शामिल थे। इन्होंने इन पर विचार किया, काम किया, इसलिए इनका नाम है अपन इनको गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल बोलते हैं। तो इनकी जो बनावट होती है कुछ इस तरह की होती है जैसे आपके लिए बताते हैं। इसकी बनावट पे थोड़ी चर्चा करते हैं। इनमें दो वैद्युत अपघटनी विलयन को अलग अलग पात्र में रखते हैं। जो वैद्युत अपघटनी विलयन है उनको अलग अलग पात्रों में रखते हैं। अपन डेनियल सेल के एग्जाम्पल में लिखते हैं कि एक सामान्य गैल्वेनिक सेल है, इसमें दो बीकर होते हैं। इन बीकरों में दो वैद्युत अपघटनी विलयन भरे रहते हैं। जैसे जिंक की पट्टी, जो जिंक के ऊपर होता है, जिंक की पट्टी जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर की पट्टी कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है तथा इन्हें एक संयोजी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा इसके बीच में एक वोल्टीमीटर लगा दिया जाता है तथा इन दोनों बीकरों को एक यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। अब इन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि अपन ने बोल दिया कि एक सामान्य गैल्वेनिक सेल हो गया। इसमें जिंक धातु की पट्टी जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर धातु की पट्टी कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है और दोनों धातुओं की पट्टियों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जो काय के द्वारा जोड़ दिया जाता है, दोनों धातुओं की पट्टी को एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। दोनों धातुओं की पट्टियों में इलेक्ट्रॉन के अभिगमन के लिए प्रयोग की जाती है। काय के लिए? इलेक्ट्रॉन के
अभिगमन के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए हम इन पट्टियों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं कि धातु की पट्टी इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के लिए प्रयुक्त की जाती है, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस इनमें एक वोल्टीमीटर जोड़ दिया जाता है। वोल्टीमीटर का कार्य है कि जब इलेक्ट्रॉन जिस एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उस पर जाते हैं। तो इसका वोल्टीमीटर की जो डिफ्लेक्शन वाली सुई है ना, ये डिफ्लेक्शन की दिशा ये बताती है कि किस तरफ से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं। इसमें जो यू आकार का एक लवण सेतु लगा दिया जाता है, इसको लवण सेतु बोलते हैं। इसमें एगर एगर युक्त एक अर्धपेस्ट भरा रहता है, ये इस प्रकार इसकी बनावट है। इसमें जो जिंक की पट्टी होती है, यानी कि एक धातु, इसमें क्या होता है, जिंक की जो पट्टी होती है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक जब ऑक्सीकरण होता है, जिंक के तो धनायन बन जाते तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते। तो जो कॉपर के आयनों के द्वारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए जाते हैं, क्या बन जाता है, कॉपर। इसका ऑक्सीकरण होता है और कॉपर की धातुओं का अपचयन होता है। ये दोनों इन अपक्रियाओं को हम अर्धशैल अपक्रिया कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया अर्धशैल अपक्रिया कहलाती है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अपक्रिया जुड़कर संपूर्ण शैल अपक्रिया का निर्माण करती है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन वैसे कटे हुए मानते हैं, लेकिन अपन इनको दोनों को संपूर्ण अपक्रिया लिखेंगे तो संपूर्ण अपक्रिया में जिंक प्लस कॉपर के दो धनायन और जिंक के दो धनायन प्लस कॉपर, इस प्रकार संपूर्ण शैल अपक्रिया इस प्रकार लिखी जाती है। तो दोनों अर्धशैल अपक्रिया मिलकर के एक इलेक्ट्रोड अपक्रिया बनाती हैं, जिनके द्वारा इनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे सेल को हम डैनियल सेल या वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब लवण सेतु क्या है, लवण सेतु के कार्य, तो दोनों लवण सेतु का बहुत अत्यधिक कार्य है। इस सर्किट को जो पूरा है ना, इस सर्किट को पूरा करने के लिए इनके आयनों के मध्य गति करा करके विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है। फिर इसके बाद आपके लिए दूसरा है कि ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, अब आ गए अपन इलेक्ट्रॉन विभव विलयन का दाब सिद्धांत। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट पॉइंट है, अपन नेक्स्ट वीडियो में संपर्क करेंगे। आपके लिए किसी बात की समस्या का समाधान करना हो तो आप अपने विद्यालय में आकर संबंधित टीचर से आकर के पूछ सकते हो, अपने नोट्स आदि तैयार करते हैं। थैंक यू।